जी राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूरज आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके उसी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ क्वेश्चन पर। आइए साथियों, आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आपको थंबनेल देखकर पता ही चला होगा कि आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, आज हम इस वीडियो में GS के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर सीखेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सामान्य ज्ञान। ठीक, इसके अंतर्गत GS और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ऑलरेडी हम 4 प्रैक्टिस सेट करा के रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान पे। और भी प्रैक्टिस सेट हमारा हिंदी पे भी है, मैथ पे भी है, रीजनिंग पे भी है, तो आप उस वीडियो को जाके वॉच करिएगा। तो चलिए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। लेकिन एक बार उससे पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और इस स्क्रीन को एक दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा साथियों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, ये आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है उसी का मॉडल पेपर है साथियों। सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ऑलरेडी हम 4 प्रैक्टिस सेट करा के रखे हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे हम अपने प्रश्न की तरफ। और आपका जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैले हैं। ठीक, मतलब साथियों कि भारत में वह कौन सा राज्य है जो जंगल के क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ जंगल सबसे ज़्यादा होता है क्षेत्रफल के माने में। ठीक, तो ऐसा हमारा ऑप्शंस में है उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो उत्तर प्रदेश तो है नहीं, झारखंड तो है नहीं, उड़ीसा है नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, तो प्रश्न नंबर पहले के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार साथियों, कितना, जब 2021 में सर्वे किया गया था उसके अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो क्या है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद आता है साथियों आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आता है आपका उड़ीसा और फिर क्या आता है, महाराष्ट्र। ठीक, देखिए 3 हमने बताया, सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उड़ीसा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 कहता है, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है। कहाँ से साथियों, हैदराबाद से। ठीक, ऐसी कौन सी नदी है जो हैदराबाद से होकर बहती है। तो देखिए, मूसी नदी ऐसी नदी है साथियों, कौन सी, मूसी। जो मूसी नदी है साथियों, कृष्णा की सहायता से, किसकी, कृष्णा की सहायता से सहायक नदी है, कृष्णा की एक सहायक नदी है, सॉरी। इस नदी का स्रोत अंतरगिरी पहाड़ी से है। कहाँ से निकली है साथियों, ये अंतरगिरी, ठीक, पहाड़ी से है, जो तेलंगाना राज्य में है। ये कहाँ पे है, ये है साथियों आपका तेलंगाना। ठीक है, ये कहाँ पे है, तेलंगाना में है। इस नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। ठीक है साथियों, कहाँ, किस नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे। और ये नदी जो है साथियों वो तेलंगाना शहर में है। इस नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। कौन सी, नागार्जुन। तो देखिए, गंडक में या कोसी में या कृष्णा में या महानदी में। तो प्रश्न नंबर 3 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नागार्जुन सागर बांध साथियों ये क्या है कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, यह एक प्रकार की बहुत ही प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह हैदराबाद से, कहाँ से साथियों, हैदराबाद से, ये हैदराबाद से 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है साथियों, कृष्णा नदी पर। ठीक, कौन सा बांध है,
नागार्जुन सागर बांध, इसका निर्माण कार्य जो है साथियों 1966 में हुआ था। कब? 1966 में पूरा हुआ था। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। नागार्जुन सागर जो है साथियों, ये आपके आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1966 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है साथियों, ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य के लेख में, या कला व संस्कृति, या खेल प्रशिक्षण में, या समाज सेवा में? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, ये होगा खेल प्रशिक्षण में। द्रोणाचार्य पुरस्कार का आरंभ की बात करें कि मतलब ये कब से स्टार्ट हुआ था देना, तो ये हुआ था 1985 में। कब से? 1985 में किया गया था। ठीक है, इसमें उन विख्यात कोचों को सम्मानित किया जाता है, मतलब जो टीचर होते हैं, खेल के जो कोच होते हैं, जो खेल को सिखाते हैं, ठीक है, उनको सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों को, टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया होता है। ठीक, जैसे जो टीचर होते हैं, खेल के जो टीचर होते हैं, जिसको हम कोच बोलते हैं, उनको ये चीज़ प्रदान किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब खिलाड़ियों को तो यही कोच की ही वजह से अच्छे खिलाड़ी अच्छे पद पर जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस को हम कब मनाते हैं, यही हमको इसमें बताना है। ठीक, खाली स्थान जो है, तो देखिए जो आपका WHO है, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है साथियों 7 अप्रैल, कब? 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है, कब किया गया था? 7 अप्रैल 1948 को। इसके प्रत्येक वर्ष, मतलब हर साल आप जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को ये चालू किया गया था, और हर साल जो है 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या है? पुस्तक देवदास के लेखक कौन हैं? बहुत ही अच्छा चीज़ है साथियों, जो देवदास पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं साथियों, वो हैं आपके ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, पुस्तक देवदास के लेखक सतरचंद चट्टोपाध्याय जी हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध बहुत सारी बुकें हैं, जैसे इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे कुछ उपन्यास के नाम चरित्रहीन ना, परिणीता, चंद्रनाथ, श्रीकांत और आपके दत्ता, ये सब क्या हैं? इनके कुछ प्रमुख कृतियां हैं, उपन्यास हैं। ठीक है, अब बढ़ने की कोशिश करेंगे अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 क्या है? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ठीक है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1951 को, या 26 जनवरी 1949 को, या 26 जनवरी 1949 को, नवंबर को, या 26 जनवरी 1950 को। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 356 अनुच्छेद 395, ठीक, अनुच्छेद 395 के 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ठीक, चलिए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे साथियों? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है साथियों,
ये आपके भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद 48(1) यह कहता है साथियों कि राज्य या देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद नंबर जो है आपका 48(a) कहता है। ठीक, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए डी यहाँ पे है। ठीक है, कितने हैं टोटल साथियों? 1915। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 18 मंडल हैं। अगर बात कर लिए जाए कि मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो टोटल 18 मंडल हैं। 4 सभा है, संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 4। बात किए जाए जिले कितने हैं, तो साथियों जिले जो हैं 75 जिले हैं। ठीक है, वही नगरीय निकाय की बात किए जाए, नगरीय निकाय 1915 हैं। ठीक है, वही आपके विकास खंड की बात किए जाए, किसका? विकास खंड, तो विकास खंड भी आपके कितने हैं? 825 विकास खंड हैं। वही आपके अगर न्याय पंचायतों की बात किए जाए कि न्याय पंचायत कितने हैं, तो 8135 आपके क्या हैं? न्याय पंचायतों में विभाजित किए गए। ठीक, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कबीर संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? किसका? कबीर जी का। तो देखिए कबीर जी के बारे में थोड़ा सा हम संक्षिप्त में इनके बारे में हम जान लेते हैं। जो कबीर दास जी हैं साथियों, इनका जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ था। कितने? 1398 में। वो भी विवाद है, अभी कुछ लोग कहते हैं कुछ सन में हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं 1398 में। विवादित स्पष्ट है, इसमें कोई स्पष्ट नहीं है भी। ये साथियों आपके वाराणसी मतलब बनारस, वाराणसी में विधवा ब्राह्मण में हुए थे। कहाँ पे साथियों? एक विधवा थी, विधवा, ठीक, विधवा ब्राह्मणी में हुए थे। परंतु इनका लालन पोषण नीरू और नीमा नामक की जुलाहे किए थे। कौन? नीरू और नीमा नामक के जुलाह जो होते हैं वो किए थे। ठीक है, तो ये था आपका कुछ संक्षिप्त में इनका वर्णन। चलिए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा, मदन मोहन मालवीय जी। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान में संपादक मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? ठीक, तो उत्तर प्रदेश में राजभाषा अधिनियम कब हुआ था साथियों? तो 1951 में पहली बार राजभाषा हिंदी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? 1951 में हिंदी को। ठीक, इसके बाद 1989 अधिनियम में संशोधन किया गया। उसने क्या रखा? उर्दू को रख दिया, उर्दू। ठीक, कब? 1989 में। 1991 में हिंदी, 1989 में उर्दू में। ठीक, फिर अधिनियम में संशोधन किया गया, जिस उर्दू को राज्य अतिरिक्त भाषा के रूप में जोड़ा गया। यह दूसरी भाषा बन गई आपकी। ठीक है, चलिए
तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग का चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए शारीरिक प्रशिक्षण तो आपका यूपी पुलिस विभाग में किया जाता है, इसमें बोला नहीं है। फिर बोला कि शैक्षणिक योग्यता ये भी होता है साथियों, मतलब आप कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक, आप कितने एजुकेट हैं। फिर आपका आयु पात्रता, मतलब आप कितने, आपका कितना एज हो गया, ये भी पूछा जाता है। रही बात भाषा प्रशिक्षण की, तो आप किसी भी भाषा में नहीं लिया जाता। ठीक, चलिए, तो प्रश्न नंबर 14 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ने की कोशिश करेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी और उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के देखिए, उत्तर प्रदेश से जौनपुर ज़िले में ये चीज़ पाई जाती है। कहाँ पे? जौनपुर में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप किस ज़िले से हैं। जौनपुर वाले भी कमेंट करें, बहराइच वाले भी, और क्या बोलते हैं बलरामपुर वाले भी, गोंडा वाले, जो लोग जहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके बताइए भाई आप किस ज़िले से हैं। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ की मिट्टियों में मृदा मुख्यतः पोटास पाई जाती है। ठीक है, किस किस ज़िले में साथियों? जौनपुर में, आजमगढ़ से, ठीक, मऊ, इन सब ज़िलों में जो मिट्टी है साथियों, इस मिट्टी में क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ने की कोशिश करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? दिसंबर 2023 में कितने क्लासिक एम्पीरियल नामक जहाज़ को लॉन्च किया गया था? क्या? दिसंबर 2023 में कितने क्लासिक एम्पीरियल नामक जहाज़ को लॉन्च किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा नितिन गडकरी। साथियों ये सड़क तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में क्लासिक एम्पीरियल नामक लग्जरी शिप लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है दिसंबर 2023 में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश में किया गया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, म्यांमार। दिसंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग, जो बंगाल खाड़ी में अभी 2023 में आपका दिसंबर 2023 में आया था साथियों चक्रवात, उसका नाम क्या था? मिचोंग। लेकिन नामकरण कहाँ किया गया? म्यांमार ने किया है। मिचोंग का अर्थ होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ? दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है, चलिए अब बढ़ने की कोशिश करेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और आपका प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया था? ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया था। कहाँ पे साथियों? गुरुग्राम में। ठीक है, अब बढ़ने की कोशिश करेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और आपका अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेनका मिश्रा जी बनी। कौन बनी? मेनका मिश्रा जी। दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? प्रेरणा देशस्थली। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला जो थी साथियों वो थी प्रेरणा देशस्थली। ठीक है, अब बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? दिसंबर 2023 में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था साथियों? लखनऊ में, भोपाल में, गांधीनगर या जयपुर? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दिसंबर 2023 में गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। कहाँ साथियों? गुजरात
गुजरात के गांधीनगर में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य सड़कों के विकास एवं नागरिक को सड़क सुरक्षा के विषय में जागरूक करना था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।